ये सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कक्षा 8 विज्ञान विषय पाठ 1 का वीडियो नंबर 1 देख रहे हैं। ये पाठ 1 सूक्ष्मजीव का वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, तो आप सभी लोग अतिशीघ्र अपना कापी किताबें खरीद लें और विद्यालय से संपर्क करके अपना नंबर यहाँ पर ऐड करा दें, ताकि जो भी आपके कक्षा से संबंधित वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। तो आइए आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। सबसे पहले सूक्ष्मजीव कहते किसे हैं। पाठ का नाम है सूक्ष्मजीव, तो हम ये समझ लें कि सूक्ष्मजीव कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऐसे सजीव, सूक्ष्मजीव ऐसे सजीव होते हैं जिन्हें हम साधारणतया अपनी सामान्य आँखों से देख नहीं पाते हैं, और इनको देखने के लिए हमें एक यंत्र, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्मजीवों को देख सकते हैं। सन 1677 ईस्वी में एवी ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले इन सूक्ष्मजीवों को देखा था। ठीक है, तो ये सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि हम साधारणतया इन्हें अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इन सूक्ष्मजीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनके लक्षणों के आधार पर, इनके शारीरिक बनावट के आधार पर, इनके आकार के आधार पर इनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें से सबसे पहला वर्ग आप देख रहे हैं विषाणु। वास्तव में विषाणु जो है ये पूर्णतया सजीव है, ना तो निर्जीव है। यानी इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है अपने लक्षणों के आधार पर, है ना। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर यह सजीव सा व्यवहार करता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। या इस प्रकार से कह लें कि इसमें जो विषाणु एक कोशिका न होकर के एक कण के रूप में होता है। विषाणु एक कोशिका न होकर के एक कण के रूप में होता है, और इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, ये सब चीज़ें अनुपस्थित होती हैं, जो कि कोशिका का एक मुख्य अंग है, वो इसमें अनुपस्थित होती हैं। इसलिए इसको निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो आनुवांशिक तत्व है, न्यूक्लिक अम्ल, वो पाया जाता है, और उसी के आधार पर इसको सजीवों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो विषाणु है इसको सजीव क्यों कहा गया और निर्जीव क्यों कहा गया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि विषाणु में कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसको निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि इसमें जो आनुवांशिक तत्व न्यूक्लिक अम्ल है वो उपस्थित होता है, आरएनए और डीएनए इसमें उपस्थित होता है। इसी के आधार पर इसको सजीवों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या माना गया है, कड़ी माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नाम आपने सुने, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। तो इनका पूरा नाम भी आप समझ लीजिए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तथा डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों के दोनों आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार तत्व होते हैं। ठीक है, और जो विषाणु होता है ये बहुत ही छोटा होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका आकार कितना होता है, 15 मिली माइक्रॉन से लेकर के 275 मिली माइक्रॉन के बीच में। इसका आकार 15 मिली माइक्रॉन से लेकर के 275 मिली माइक्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, अब सजीवों का जो दूसरा वर्ग है वो है जीवाणु। सजीवों का दूसरा वर्ग कौन सा है, जीवाणु। जीवाणुओं का आकार 0.2 से 100 माइक्रॉन के बीच में होता है। जीवाणुओं का आकार 0.2 माइक्रॉन से 100 माइक्रॉन के बीच में होता है, और ये विभिन्न आकार के
होते हैं, जैसे दंड के आकार में, गोल, सल्फिलाकार या बहुभुज के आकार के जीवाणु हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हम तीसरा वर्ग देख रहे हैं वो है शैवाल। तो जो शैवाल होते हैं वो क्या हैं? इनका आकार पहली बात देख लीजिए आप, 1 माइक्रोन के लगभग। ठीक है, इनका आकार कितना होता है? 1 माइक्रोन के लगभग शैवाल का आकार होता है। और जो शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं? पादप की श्रेणी में आते हैं, पौधों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरितलवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ जीवाणु, अभी जो हमने दूसरे नंबर पे देखा था जीवाणु, कुछ जीवाणु भी पादप होते हैं, है ना। कुछ जीवाणु भी पादप की श्रेणी में आते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो शैवाल हैं वो सभी के सभी शैवाल क्या होते हैं? पादप होते हैं और उनमें हरितलवक होता है और वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे थे शैवाल, और शैवाल का आकार कितना बताया गया? 1 माइक्रोन के लगभग। ठीक है, अब ये शैवाल भी कई आकार के होते हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 4 नंबर पे है कवक। कवक भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है और इनका आकार 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। 2 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन के मध्य इनका आकार होता है। और आपने कई बार जो है सड़ी हुई डबल रोटी हो या अन्य कोई सड़े गले पदार्थ हों और उन पे आपने क्या है, सफ़ेद रंग का जो है बरसात में कोई पदार्थ लगा हुआ देखा होगा, वो क्या है? वो कवक हैं। ठीक है, और कुछ कवक तो ऐसे हैं जो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मशरूम है ना, या बरसात के दिनों में एक छतरी जैसा पौधा उगता है सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले जो सजीवों के अवशेष होते हैं उनके ऊपर जो है एक मृतोपजीवी पौधा उगता है, कवक। तो उसको हम लोग क्या कुकुरमुत्ता के नाम से गांव में जानते हैं, है ना। तो ये कवक होते हैं। और जो 5वां है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वर्ग के जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका आकार कितना होता है? उनका आकार होता है 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के मध्य। 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के मध्य में इनका आकार होता है। ठीक है, और ये भी सूक्ष्मजीवों का एक वर्ग है। तो ये था कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अब इन सूक्ष्मजीवों के जो हमारे हानियाँ हैं, जो लाभ हैं, उसको इस पाठ के वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।